वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं, याद रखिएगा, राजस्थान की मर्दाएं। राजस्थान की मर्दाओं से पूछे जाने वाले जितने भी जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, और वो क्वेश्चंस जो आपको ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन सभी को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। इसलिए सभी को आप चाहो तो नोट डाउन कर लें ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया है उसमें आपको पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा त्वरित मर्दासरण वायु जनित नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, वायु जनित कौन सा नहीं है? अवनालिका। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, जो अवनालिका होता है ये होता है एक जल का सरण का प्रकार। किसका होता है? जल सरण का प्रकार होता है। जैसे कि आपने सुना होगा, सबसे पहले क्या होता है? जल सरण में बौछार होती है, उसके बाद में क्या होता है? परत से बनती है, मतलब परत बनना, उसके बाद में रेल आती है, उसके बाद में अवनालिका आती है। तो अवनालिका किसका प्रकार हुआ? जल सरण का प्रकार हुआ। इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं वायु सरण, तो वायु सरण की मुख्यतः तीन होती है, तीन चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तीनों ऐसे ही संबंधित होते हैं, मतलब 3S, मतलब सरफेस, स्क्रीप, साल्टेशन और सस्पेंशन। ठीक है, 3S याद रखना वायु सरण का हमेशा। 3S मतलब सरफेस, स्क्रीप, साल्टेशन और सस्पेंशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हिंदी अर्थ तो इनका होता है सरफेस स्क्रीप, पृष्ठीय स्परण, उच्छालन और निलंबन। ठीक है, तो ये तीनों क्या होते हैं? वायु सरण के होते हैं। अवनालिका एक जल सरण का होता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि अम्लीय भूमि बनने का कौन सा कारण जिम्मेदार होता है। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कई बार आपको बता चुके हैं कि जो अम्लीय मृदाएं बनती है उसका एक कारण याद रखिएगा, प्रमुख कारण होता है, वो होता है अधिक वर्षा। लगातार वर्षा होने के कारण क्या होता है कि वह क्षेत्र जहाँ पर लगातार वर्षा हो रही है तो उनके खनिज और लवण पदार्थ ये सभी नीचे चले जाते हैं, नीचे की जोन में चले जाते हैं, इसलिए वहाँ की जो मृदा है वो अम्लीय प्रकार की हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि भारत में कौन सी मृदा के अंतर्गत ज़्यादा क्षेत्रफल है। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा किस मृदा का क्षेत्रफल होता है? तो वो होता है, याद रखिए, एलुवियल। कौन सी मृदा होती है जिसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है भारत में? एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, राजस्थान मृदा एवं जन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? तो इसे बनाया गया था 1964 में। ठीक है, इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको डायरेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि पश्चिमी राजस्थान की मृदाओं में ऑर्गेनिक कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो प्रतिशत मात्रा होती है ये होती है 0.1% से भी कम। कितनी होती है? 0.1% या इससे भी कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि बीकानेर संभाग की मृदाओं में उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अब यहाँ पर याद रखिए, पूछा गया है बीकानेर संभाग के बारे में। ओके, तो बीकानेर संभाग में अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की मात्रा, तो ये जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है ये होती है लगभग 65 kg, 65 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि बंजर भूमि के संवर्धन, संरक्षण और उसमें नवीनीकरण के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन की स्थापना कब की गई थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी 1985 में, 1985 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि ऑल इंडिया सॉइल एंड लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, मतलब इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है। ये स्थित है, याद रखिएगा, नई दिल्ली में। दोबारा से देख लीजिए, ऑल इंडिया सॉइल एंड लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो होता है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान NISS कहाँ पर स्थित है। तो इसकी जो स्थापना की गई थी, याद रखिए, भोपाल मध्य प्रदेश में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित होता है देहरादून, और देहरादून होता है उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग कहाँ पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेशनल ब्यूरो की, तो ये स्थित है नागपुर, महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्थित है? नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है। अभी हमने बात की थी, याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो याद रखिएगा, क्या हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस प्रकार की सोइल का होता है? एलुवियल। और एलुवियल को याद रखिएगा जलोढ़ मृदा भी बोला जाता है। एलुवियल इंग्लिश का नाम है और जलोढ़ इसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो एलुवियल या जलोढ़ मृदाओं का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल होता है भारत में। ठीक है, याद रख पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करते हैं जिसमें आपको पूछा गया है कि मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्ति का योग क्या कहलाता है। तो इसे हम बोलते हैं मृदा उर्वरता। अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछता है कि सोइल फर्टिलिटी किसे कहते हैं या फिर मृदा उर्वरता किसे कहते हैं, बताइए,
तो आप आसानी से बता सकते हो कि मृदा की जैविक, भौतिक और रासायनिक शक्ति का योग ही मृदा उर्वरता कहलाता है, सॉइल फर्टिलिटी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं कि सॉइल प्रोडक्टिविटी को मापने की इकाई क्या होती है। तो यहाँ पर याद रखिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप ये समझिए कि मान लीजिए आपकी कोई फसल है, आपने कोई फसल का लिया उत्पादन, तो उससे जितना भी जो प्रोडक्शन प्राप्त हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कोई दाना आपको प्राप्त हुआ है, गेहूं को ले लीजिए, गेहूं के आपके दाने प्राप्त हुए हैं लास्ट में, तो इन दानों को जब हम मार्केट में बेचेंगे तो उससे हमें कितनी कीमत प्राप्त हो रही है। ठीक है, जो कीमत हमें प्राप्त हो रही है बाजार से, उसी को हम बोलते हैं उत्पादकता। ठीक है, अब आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन है कि प्रति हेक्टर उपज प्रति रुपये, मतलब उस उपज से हमें कितने रुपए प्राप्त हुए हैं, इसी को हम बोलते हैं उत्पादकता। ठीक है, जिसको हमने मार्केट में बेचा था, हमें उससे रुपए प्राप्त हुए थे, तो इसका अनुपात होता है, इसी को हम बोलते हैं उत्पादकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर मान लीजिए हमारी जो फसल है, एक तो ज़्यादा उत्पादन देने वाली है, एक कम उत्पादन देने वाली है, तो वैसे भी प्रभावित है, मतलब फसल का प्रकार भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए हमने ज़्यादा नमी की मात्रा दे दी, मतलब ज़्यादा पानी अगर दे दिया फसल को, तो वो भी डिपेंड करेगा। क्यों? अगर मान लीजिए ज़्यादा दे देंगे तो उसमें ज़्यादा रोग हो जाएंगे, ज़्यादा उस पर बीमारी हो जाएगी, तो उससे हमारे उत्पादन कम हो जाएगा। उत्पादन कम होगा तो उससे हमें कीमत कम प्राप्त होगी। तो अगर आपने जल की मात्रा भी अगर अधिक दी या कम दी, तो उससे भी हमारी जो इनकम है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। मतलब हर एक तरीका जो कि उसकी कीमत को गिराता है, वो सभी याद रखिए प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उत्पादकता को। लेकिन अगर हम बात करते हैं उर्वरता, तो उर्वरता को अगर मान लीजिए प्रभावित कौन करेगा, जैसे कि मान लीजिए आपने अधिक रसायनों का इस्तेमाल किया, तो इस्तेमाल आपने किया किसका? रसायन का। आपको उपज तो अच्छी प्राप्त हो गई, लेकिन जो फर्टिलिटी है, मतलब जो मृदा की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं उर्वरता में कमी। ठीक है, ये मतलब उपज तो हमें अधिक प्राप्त हो गई, लेकिन जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की, वो कम हो जाती है। ठीक है, अगर फर्टिलिटी कम हो रही है तो उसे हम बोलते हैं मृदा उर्वरता में कमी। अगर उपज मतलब जो हमारी कीमत प्राप्त हो रही है, अगर उसमें कमी आ रही है, तो उसे हम बोलते हैं उत्पादकता में कमी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। अब क्वेश्चन को हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मृदा की स्थिति या बाजार मांग, मृदा उर्वरता और भौतिक दशा, ये सभी किसको प्रभावित करते हैं? मृदा उत्पादकता को। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों को कितने भागों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा, ये मुख्यतः दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि प्राकृतिक कारक और कृत्रिम कारक। ठीक है, अमानवीय तो कोई होता नहीं है, अमानवीय मतलब प्राकृतिक हो जाते हैं, तो ऐसा कोई प्रकार नहीं होता है। इसलिए इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? प्राकृतिक और कृत्रिम कारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थान के लगभग कितने जिले लवणीयता एवं क्षारीयता से प्रभावित है। तो अगर हम देखते हैं जो 20 जिले हैं, अब वो कौन कौन से हैं ऐसे तो हम बात नहीं करेंगे, बस आप याद रखिएगा जो 20 जिले हैं वो लवणीयता से प्रभावित जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे मृदा नमी ज्ञात करने का यंत्र कौन सा होता है। तो वो होता है, याद रखिए, टेंसियोमीटर। मृदा नमी ज्ञात करने का जो यंत्र होता है वो कौन सा होता है? टेंसियोमीटर होता है। अम्लीय मृदाओं का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय मृदा ये आपने देखा होगा, पीएच मीटर तो आपने देखा होगा, 7 से 14 होता है, मतलब 0 से 14 होता है, 7 से कम होती है अम्लीय, 7 पर होता है उदासीन, और 7 से अधिक होता है क्षारीय। ठीक है, आसानी से आपको पता होगा कि 7 से कम अम्लीय होता है, 7 पर क्या होता है? उदासीन होता है, और 7 से अधिक क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक कौन से हैं। तो प्राकृतिक कारक अगर हम बात करते हैं, जैसे कि वो पैतृक पदार्थ भी हो सकते हैं, स्थलाकृति भी हो सकती है, मतलब जो हमारी भूमि है वो कैसी है, समतलनुमा है या फिर उसमें कोई खड़ान है, ढाल है, ये सभी टोपोग्राफी होती है। ठीक है, मृदा की आयु मतलब मृदा कितनी पुरानी है, या फिर आप लगातार अगर उस पर रसायनों का छिड़काव कर रहे हो, तो लगातार अगर आप रसायनों का छिड़काव करोगे तो उसकी उर्वरता कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये होती है उसकी एज। अगर ज़्यादा एज हो गई तो उसकी उर्वरता वैसे भी कम हो ही जाएगी, क्योंकि हम लगातार अगर मान लीजिए उससे फसल का प्रोडक्शन ले रहे हैं तो उसकी उर्वरता तो कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये सभी डिपेंड करता है, मतलब ये सभी क्या करते हैं? उर्वरता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि अवसादी चट्टानों से किस प्रकार की मृदाएं बनेगी। तो बिल्कुल अवसादी चट्टानों की अगर हम बात करेंगे तो जो भी भूमि बनेगी वो अधिक उर्वरक होगी,
मतलब जो हमारा प्रोडक्शन है बिना कोई रसायन के भी उससे अच्छा घास हमें मिल जाएगा, क्योंकि वो अधिक उर्वरा है, अधिक फर्टाइल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि लवणीय मृदाओं का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर हम बात करते हैं लवणीय, तो आपने अगर एक देखा होगा एक मीटर होता है जिसमें क्या करते हैं हम विनिमिशियल सोडियम लवण की भी हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, पीएच का भी हम ज्ञात करते हैं और उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी हम ज्ञात करते हैं। तो उसके आधार पर अगर हम बात करते हैं तो जो लवण की जो पीएच होता है ये होता है, याद रखिएगा, 8.5 से कम। ठीक है, 8.5 से कम होता है। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि 8.5 से अधिक किसका होता है, तो अगर मान लीजिए 8.5 से अधिक हो जाएगा तो ऐसी जो सोइल होती है ये क्षारीय सोइल होती है। क्षारीय जो भूमि होती है उसका पीएच कितना होता है, 8.5 से अधिक होता है। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि लवणीय और क्षारीय मृदाओं के प्रबंधन के उपाय किस प्रकार के हैं। तो याद रखिए इसके तीनों प्रकार के होते हैं, जैसे कि भौतिक उपाय भी हो सकते हैं, रासायनिक भी हो सकते हैं, जैविक और भूमि प्रबंधन के भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि अम्लीय भूमि के सर्वोत्तम उर्वरक कौन सा है। सोडियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, रॉक फास्फेट है, मतलब तीनों है। ठीक है, तीनों ही किस प्रकार के उर्वरक है, याद रखिए क्षारीय। अगर मान लीजिए अम्लीय भूमि में हम क्षार का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, जो अम्लीय है उसका कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, इतना सा तो कॉमन सेंस आपको भी होगा कि अगर मान लीजिए हम अम्ल में अगर क्षार डाल रहे हैं तो क्या होगा, अम्ल ऑटोमेटिक वैसे ही सही हो जाएगा, उसका सुधार हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, तीनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि वे मृदाई जिनमें 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मृदा की संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन पर मीटर से कम होती है, विनिमय सोडियम 15% से अधिक होता है तथा मृदा पीएच 8.5 से 10 तक होता है, कौन सी मृदाई कहलाती है। चलिए इसको सोच समझ के राइट आंसर देना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा इसका। सबसे पहले कंडीशन को समझो कि इसकी विद्युत चालकता है वो क्या है, कम है। ठीक है, सोडियम लवण क्या है, अधिक है या कम है, अधिक है। और पीएच भी क्या है, 8.5 से 10 है। चलिए अब यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर आपको विद्युत चालकता कम दे रखी है, पीएच 8.5 से 10 है और सोडियम लवण भी क्या है 15% से अधिक है, मतलब ये क्षारीय प्रकार की सोइल है। हम पहचान लेंगे कि ये क्षारीय प्रकार की है। क्यों, क्योंकि याद रखिए अगर आपको यहाँ पर विद्युत चालकता अधिक देखने को मिलती है तो वो किस प्रकार की हो जाएगी, लवण, क्योंकि लवणों में याद रखिएगा विद्युत चालकता अधिक होती है, बल्कि पीएच तो कम होता है लेकिन उनकी विद्युत चालकता जरूर अधिक होती है। तो यहाँ पर कम दे रखी है विद्युत चालकता, मतलब ये क्षार है। क्यों, क्योंकि इसका पीएच भी तो यहाँ पर दे रखा है 8.5 से 10 और 8.5 से अभी हमने जाना था कि वह मृदाएं जिनका 8.5 से अधिक पीएच होता है वो किस प्रकार की सोइल होती है, वो क्षारीय प्रकार की सोइल होती है। ठीक है, तो ऐसे याद रखा करो, बस आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बेशक बड़ा हो लेकिन अगर उसको आपने समझ लिया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप उसको सुधार दोगे, मतलब उसका आसानी से आप राइट आंसर निकाल लोगे। ठीक है, तो ऐसे आप सुधार सकते हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, और लवणीय क्षारीय जो मृदाएं होती है उनका तो आपको वैसे भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका तीनों ही अधिक होता है। उनकी विद्युत चालकता भी अधिक होती है, उनका विनिमिशियल सोडियम लवण है वो भी ज़्यादा होता है और उनका पीएच है वो भी ज़्यादा होता है। अगर तीनों ज़्यादा है तो किस प्रकार की सोइल है, लवणीय क्षारीय मृदाएं। अगर केवल क्षारीय मृदाई है तो उसका पीएच अधिक होगा और उसकी विद्युत चालकता कम होगी। अगर केवल लवणीय है तो केवल लवण में क्या होता है, विद्युत चालकता अधिक होती है और पीएच कम होता है। ठीक है, इतना से याद रख पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं जिसमें आपको पूछा गया है कि जलीय अपरदन वाटर इरोजन का रूप नहीं है। अब यहाँ पर याद रखिए उच्छलन, गली इरोजन, सतह सपर्ण और रिल अपरदन। तो उच्छलन क्या होता है, अभी हमने जाना था कि इसका उच्छलन जो है वो प्रकार होता है वायु सरण का, न कि जल सरण का। इसलिए राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, उच्छलन। क्यों, क्योंकि उच्छलन वायु सरण का प्रकार होता है, जल सरण का नहीं। जल सरण के तो बाकी सारे यहाँ पर है, इसके अलावा जो बौछार क्षरण होता है वो भी याद रखिएगा जल सरण का ही एक प्रकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि राजस्थान में सबसे प्रमुख मृदाई कौन सी होती है। तो राजस्थान की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा होती है वो एंटीसोल्स होती है। ठीक है, जो सबसे प्रमुख मृदा है वो एंटीसोल्स होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, राजस्थान का कितना क्षेत्रफल शुष्क खेती बारानी खेती के अंतर्गत आता है? तो वो होता है, याद रखिएगा, 2/3 क्षेत्रफल। जितना भी जो क्षेत्रफल है वो याद रखिए बारानी खेती मतलब शुष्क खेती। जैसे हम बोलते हैं वर्षा आधारित खेती, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है ये होता है लगभग 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायुसरण रोकने के लिए उपयुक्त घास कौन सी होती है? तो याद रखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं वायुसरण को रोकने के लिए। तो वायुसरण को रोकने के लिए आपने एक ही देखी होगी, सेवण घास, जो कि मुख्यतः जैसलमेर में पाई जाती है। कौन सी घास होती है? वो होती है सेवण घास, जो कि मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। इसके अलावा जितने भी हमारे शेष क्वेश्चन बचेंगे सोइल से संबंधित, वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में हम देख लेते हैं क्रीड़ा, या जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पर स्थित है? तो क्रीड़ा तो आपने देखा ही होगा, क्रीड़ा है हैदराबाद में। इक्री सेट है हैदराबाद में, क्रीड़ा है हैदराबाद में, काजरी है जोधपुर में, रारी है दुर्गापुरा में, और एक आपने देखा होगा काजरी। ठीक है, काजरी तो आप जानते हैं जोधपुर में है, लेकिन एक आफरी भी आपने सुना होगा, AFRI, तो आफरी भी याद रखिएगा जोधपुर में ही है। ठीक है, तो ऐसे इंस्टीट्यूट को याद रखा करो, क्योंकि ये अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो लगभग आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो गए होंगे, इसके अलावा याद भी हो गए होंगे आई थिंक। ठीक है, तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि और स्टूडेंट को भी यहाँ पर कुछ बेनिफिट इन क्वेश्चन से मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए और रेगुलर प्रेजेंट रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको सभी वीडियोस फ्यूचर में मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।